हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। हम सब यहाँ क्लास 12 के NCERT चैप्टर 2 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मांग एवं मांग की लोच, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड और उसके लोच के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और चैप्टर 2 का नाम तो आपने पहले ही जाना होगा। चैप्टर 2 का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। देखिए, काफ़ी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसके दो भाग में हमने बांट दिया है। एक हमने पढ़ा था उपभोक्ता कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था, उससे जुड़े प्रश्न वहाँ पे हमने पढ़े थे। और यहाँ पे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 को, जहाँ पे हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, मांग के बारे में पढ़ेंगे, मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपको मांग से पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन मांग वाले और मांग की लोच में होता है। तो आप वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएंगे कि मांग की लोच को हम लोग कितनी आसानी से पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। ये सारे सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और उसके MCQ को भी आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण MCQ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट को देख लेते हैं। तो आते हैं, सबसे पहला सवाल क्या है कि मांग है क्या। सबसे पहला सवाल तो यही हमें जानना है कि मांग होता क्या है, मांग है क्या, डिमांड है क्या। तो बोला गया है कि वस्तु की वह मात्रा जो एक दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है, मांग कहलाती है। NCERT में यही आंसर आपको दिया गया है कि मांग है क्या। तो बोला गया है कि वस्तु की वो मात्रा जो दी गई कीमत पर दिए गए समय में जब हम उसे खरीदते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मांग कहलाता है, डिमांड कहलाता है। इसके कुछ नियम भी है। मांग के नियम को भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि मांग के नियम को पता होगा तभी हम मांग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसके लोच के बारे में समझ पाएंगे। तो नियम क्या है, तो लिखा गया कि अन्य चीजें समान रहने पे। अब आपके मन में होगा कि सर कौन सी चीजें समान रहने पे, तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें है जो बदली नहीं जाएगी, तब वहां पर मांग का नियम फॉलो होगा, लागू होगा। तो बोला गया है कि अन्य चीजें समान रहने पर मांग के नियम यह बताता है कि वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जाहिर सी बात है, मांग का नियम बताता है कि वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बीच में विपरीत संबंध कैसे होगा। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो आप वस्तु कम खरीदना शुरू कर देंगे, वस्तु की कीमत अगर घट जाएगी तो आप वस्तु ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो एक दूसरे का क्या होगा, कीमत और मात्रा, एक मांग जो है वो एक दूसरे का क्या है, विपरीत संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होने पर मांग में उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने लगेगी, उसकी मांग धीरे 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 क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। यही बताता है मांग का नियम। हम मांग के नियम के कुछ शर्तें पीछे हमने देखा था कि कौन सी चीजें समान रहनी चाहिए। अब इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज है जो नहीं बदलनी चाहिए, जहाँ पे मांग का नियम फॉलो होगा, तभी मांग का नियम वहाँ पे फॉलो होता है। पहला दिया गया है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो। आप जितना कमाते हैं, आपके आय में अगर परिवर्तन नहीं होगा, वहाँ पर मांग का नियम फॉलो किया जाएगा, लागू होगा। वस्तु साधारण होनी चाहिए, वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु एक साधारण सी वस्तु होनी चाहिए, वस्तु के गुण में कोई परिवर्तन ना हो, तब वहाँ मांग का नियम लागू होगा। उपभोक्ता के आदत में बदलाव नहीं होनी चाहिए, आदत में जैसी बदलाव हो जाएगा वहाँ पे मांग का नियम फॉलो नहीं करेगा। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए, यानी लगेगा आपको कि ये भविष्य में भी इसकी कीमत, जो आज कीमत है वही कीमत भविष्य में है, तभी वहाँ पे हम लोग मांग का नियम लागू करेंगे। अगर भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने वाली है, तब हम वहाँ पे मांग का नियम फॉलो लागू नहीं करेंगे। मांग वक्र किसे कहा जाता है, तो कहा गया है कि किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा, उपभोक्ता द्वारा, कंज्यूमर द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध को जब हम रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तब उसे मांग वक्र कहा जाता है। कहा गया है कि वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को जब हम रेखा के माध्यम से, जब हम ग्राफ के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं, तब उसे हम लोग मांग वक्र कहा जाता है। याद रखिएगा, मांग वक्र का जो ढाल होता है वो कीमत में परिवर्तन बटा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के बराबर होता है। आपसे एग्जाम में
मांग का वक्र की ढाल आपसे निकालने के लिए पूछा जाएगा, तब आप इस फॉर्मूले पे उसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन को हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से भाग दे देंगे, तब हम लोग मांग वक्र की ढाल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा आप, जहाँ एक्स मात्रा को इंगित करता है, देखिए ये ग्राफ है आपका, ग्राफ के माध्यम से क्योंकि डिमांड चैप्टर पढ़ना है तो ग्राफ को आपको थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, तभी जा करके इसके लोच के बारे में आप समझ पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के बारे में बताया गया है, जो एक्स मात्रा को इंगित करता है क्वांटिटी, याद रखिएगा क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये मात्रा है हमारा। दूसरा बताया गया है मात्रा हो गया। दूसरा बताया जो y जो है वस्तु की कीमत, ये जो है वो वस्तु की कीमत को बताता है। अब बताया गया है कि मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। मांग वक्र की ढाल कैसे होगी, ऋणात्मक होती है, क्योंकि कीमत कम होने पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाती है और कीमत अधिक होने पर और कम वस्तुएं खरीदी जाती है। अब इस ग्राफ को ज़्यादा ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वस्तु की कीमत 20 रुपया है, तो याद रखिए वस्तु की कीमत बढ़ा हुआ है तो हम कितनी वस्तु खरीद रहे हैं, 3 वस्तु खरीद रहे हैं। अब वस्तु की कीमत घटाकर 16 रुपया कर दिया गया, अब हमने वस्तु बढ़ा दिया, यानी कीमत घटा वस्तु एक बढ़ गया। अब कीमत हमने 12 रुपया कर दिया गया, तो वस्तु अब हमने क्या कितना खरीदना शुरू कर दिया, 5 खरीदना शुरू कर दिया। वस्तु का कीमत 10 रुपया हो गया, अब वस्तु हमने 6 खरीदना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे कीमत घट रहा है वैसे वैसे उसकी मात्रा क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। यही मांग वक्र को बताता है, याद रखिएगा। यानी मांग वक्र की ढाल क्या होती है, ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत मांग वक्र किसे कहा जाता है, देखिए हमने मांग वक्र पढ़ा, अब अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मांग वक्र हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है कि व्यक्तिगत मांग वक्र किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। यानी एक वस्तु, यहाँ देखिए गया ना, क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर ए, एक ही कंज्यूमर के बारे में बताया गया है कि बताया जा रहा है कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं के विभिन्न संयोगों को क्या करता है, दर्शाता है। उसी को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत मांग कहा जाता है। तो ये व्यक्तिगत मांग का आपका ग्राफ है, यहाँ पे देखिएगा, ये कीमत है और ये विभिन्न उसके क्या दिए गए संयोगों को प्रकट किया जा रहा है। बाजार मांग वक्र हमने पूरा पहले पढ़ा, कीमत के बारे में, व्यक्तिगत मांग वक्र के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बाजार मांग वक्र के बारे में, जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के जोड़ के या योग बोल सकते हैं या जोड़ को प्रकट करता है। देखिए यहाँ पे व्यक्ति ए व्यक्ति बी के द्वारा जो मांगी गई मात्राओं का, तो मार्केट डिमांड इसे कहा जाता है। बाजार मांग वक्र का ये ग्राफ है, याद रखिएगा, इन दोनों के योग को ये दर्शा रहा है। व्यक्ति ए व्यक्ति बी के बारे के मार्केट डिमांड को यह बता रहा है। कीमत मांग वक्र किसे कहा जाता है, तो वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में निश्चित कीमतों पर, निश्चित समय में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है। यानी निश्चित कीमतों पर निश्चित समय में जो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत मांग कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत मांग कहते हैं। कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध हमने पीछे भी ग्राफ के माध्यम से पढ़ा था। कीमत और मांग के बीच में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, अपोजिट संबंध होता है, याद रखिएगा। और इसी अपोजिट संबंध यानी विपरीत संबंध होने के कारण मांग वक्र का जो ढाल होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि यह बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि मांग वक्र का जो ढाल होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन में कहीं ऋणात्मक देता है, कभी ऑप्शन में बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ देता है। तो दोनों बातों को आपको याद रखना होगा और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में 100% कन्फर्म है कि पूछे जाएंगे और मांग से सबसे ज़्यादा
प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये उसका डिमांड का प्राइस डिमांड कर्व का नॉर्मल गुड्स पे है, याद बोले ना साधारण वस्तुएं पे ये दिया गया है। तो देखिएगा कि किस तरह से ये घट रहा है और बढ़ रहा है। इसका बाएं ऋणात्मक है और बाएं से दाएं, देखिए ये लेफ्ट हैंड है, बाएं से दाएं ये क्या है, गिरता हुआ जा रहा है। आय मांग किसे कहा जाता है? अब आपके सवाल है कि आय मांग किसे कहते हैं। आय मांग वक्र को जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर एंजिल वक्र भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंजिल वक्र किसे कहते हैं, या आय मांग का दूसरा नाम क्या है, तो उसे हम लोग एंजिल वक्र भी कहा जाता है। आय मांग का दूसरा नाम एंजिल वक्र भी कहा जाता है। और यह कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के ये अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा। कहा जाता है कि आय मांग वक्र वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी वस्तु कैसा है उसकी प्रकृति पे आय का मांग निर्भर करता है। श्रेष्ठ अथवा समान वस्तुएं, अब वस्तुएं दो तरह की होगी, एक होगा श्रेष्ठ वस्तुएं या समान वस्तुएं और दूसरा होगा घटिया वस्तुएं। इन दोनों की बातों को हम लोग आसानी से यहाँ पे डील करेंगे, समझेंगे कि श्रेष्ठ अथवा समान वस्तुएं कौन कौन सी होती है। तो कहा क्या गया है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका वक्र धनात्मक और बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। ऊपर पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि कीमत का विपरीत संबंध होता है। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि जब आय बढ़ेगा तो मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो वस्तु की मात्रा हम ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, चाहे उसकी कीमत ज़्यादा हो चाहे उसकी कीमत कम हो। इसी चीज़ को बताया क्या गया है कि आय मांग में जब हमारी आय बढ़ने पे वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण आय मांग वक्र का जो ग्राफ होगा, वक्र होगा, वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और ये बाएं से दाएं, सब बाएं से दाएं ही जाएगा, लेकिन बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाएगा। याद रखिएगा ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर जा रहा है। तो यही है इनकम डिमांड कर्व यानी आय मांग वक्र, इसी को कहा जाता है। घटिया वस्तुएं के लिए वो श्रेष्ठ वस्तुएं के लिए थी, यानी अच्छी वस्तुएं के लिए बोल सकते हैं, समान वस्तु के लिए जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आता है घटिया वस्तुएं। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उसकी मांग में कमी आ जाती है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, बताया जाता है कि जब आपकी आय बढ़ जाएगी, जब आपकी क्या होगी, आय बढ़ जाएगी, तो जो घटिया वस्तुएं हैं वो आप खरीदना पसंद करेंगे नहीं। जब हमारे पास पैसा है तो हम सोचेंगे कि अच्छी वस्तुएं खरीदें। जब हम घटिया वस्तुएं कब खरीदते हैं, जब हमारे पास इनकम कम होती है, जब हमारे पास पैसे कम होते हैं, तो जब अपने जीवन को चलाने के लिए घटिया वस्तुओं का भी हम लोग डेली लाइफ में यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास इनकम होगा तो हम लोग घटिया वस्तुएं खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे तो घटिया वस्तुएं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहा गया है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उसकी मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किन वस्तुओं के लिए, घटिया वस्तुओं के लिए बोल सकते हैं। अब इसी में दो बातें बताई गई है, एक बताया गया है स्थापन वस्तुएं और दूसरा बताया गया है पूरक वस्तुएं। देखिए घटिया वस्तुएं के दो रूपों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। क्या है यहाँ पे, तो स्थापन वस्तुएं किसे कहते हैं, तो स्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है। उद्देश्य हमारा सेम होगा लेकिन उसके बदले हम दूसरा वस्तु का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा चाय और कॉफ़ी, बोला क्या गया है कि अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय की मांग भी बढ़ जाएगी। जब कॉफ़ी का दाम बढ़ने लगेगा तो हम कॉफ़ी पी करके सोचेंगे कि हटाओ कॉफ़ी क्या पिए, हम चाय पी लेते हैं। तो जब कॉफ़ी की दाम बढ़ गया तो चाय का मांग आपके लिए क्या हो गया, बढ़ गया। कॉफ़ी को आप छोड़ दिए और कहें कि हम कॉफ़ी के जगह पे सुबह सुबह हम क्या पी लेंगे, चाय पी लेंगे। तो कॉफ़ी के दाम बढ़ने पे चाय की मांग बढ़ गई, उसी को कहा जाता है स्थापन वस्तुएं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या था, हमारा सेम था। दूसरा है कि पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कार और पेट्रोल दोनों एक साथ प्रयोग किया जाएगा। अगर पेट्रोल का दाम
अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो कार का मांग क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कार जब कीमतें बढ़ने लगी तो हम लोग सोचेंगे क्या कि तेल भराने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कार क्यों खरीदें। तो वही बताया गया है कि पूरक वस्तुएं होती है, क्योंकि बिना तेल का, बिना पेट्रोल का कार, बिना पेट्रोल और बिना डीजल का कार तो चलेगा नहीं। इसका मतलब अगर आप कार खरीदते हैं तो आपको तो तेल लेना अनिवार्य है, क्योंकि चलाना है, कार तो खरीद नहीं रहे ना आप अपने घर पे रखने के लिए, चलाने के लिए। तो कहा गया कि पूरक वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है, यानी अब उस देश की पूर्ति के लिए एक साथ जिसका प्रयोग किया जाए, तो एक साथ प्रयोग किया जाए। तो अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ने लगेगा तेजी से तो हम लोग कार का डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस प्रकार की वस्तुएं, कार और पेट्रोल जो है एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि एक दूसरे के बिना हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल ले जाके घर में तो नहीं रख सकते हैं, कार खरीदेंगे, कार को घर में लगा के नहीं रख सकते हैं, उसे चलाना ही होगा और उसके लिए हमें पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। इसीलिए इसे पूरक वस्तुएं कहा गया है। मांग का विस्तार एवं संकुचन। मांग का विस्तार क्या होता है, चलिए, मांग का विस्तार एवं संकुचन, तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने वाले, मांग में जो परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ उससे मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग का विस्तार अथवा मांग का संकुचन कहा जाता है। यानी जब कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, जब कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। तो कहा गया इसी को संकुचन या विस्तार कहा जाता है। संकुचन यानी कमी बोल सकते हैं, विस्तार यानी उसका एक्सपैंड यानी बढ़ावा बोला जा सकता है। मांग फलन अब क्या होता है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मांग फलन क्या होता है। तो वस्तु की मांग और इसके प्रभावित करने वाले कारकों के बीच क्रियात्मक संबंध को, याद रखिएगा, उसके बीच फंक्शनल संबंध को, क्रियात्मक संबंध को, किसके बीच में, तो मांग और मांग को प्रभावित करने वाले कारक के बीच में जो क्रियात्मक संबंध होता है उसी को मांग फलन कहा जाता है। इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मांग फलन होता क्या है, तो वस्तु की मांग और उसके प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के संबंध को मांग फलन करते हैं। अब मांग के निर्धारण तत्व, अब कहा गया है कि मांग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो कहा गया है कि पहला तो वस्तु की मांग, तो उसको dx से डिनोट किया जाता है। डिमांड, d4 डिमांड होगा, यहाँ पे x यानी वस्तु हो जाएगा। वस्तु की कीमत P4 प्राइस, x यानी वस्तु हो जाएगा। उपभोक्ता की आय को हम लोग y से डिनोट करते हैं, उपभोक्ता की आय को हम लोग किससे, y से डिनोट करते हैं। ये याद रखिएगा, चाहे वस्तु सामान्य हो चाहे निम्न स्तरीय वस्तु हो, दोनों में से कोई भी हो, जो आय होगा उसको हम लोग y से डिनोट करेंगे। उपभोक्ता की पसंद तथा स्वाद को हम लोग T4 टेस्ट बोल सकते हैं, T से हम लोग डिनोट करते हैं। उपभोक्ताओं की संभावनाएं जो है उसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और धन का वितरण को हम लोग YD से डिनोट करते हैं। ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनसंख्या का आकार को हम लोग P से डिनोट किया जाता है, और संबंधित वस्तुओं की कीमत को PR से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये आपके निर्धारित तत्व है, वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद और स्वाद, उपभोक्ता की संभावनाएं, धन का वितरण, जनसंख्या का आकार और संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये सारे जो है वो मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। मांग की लोच, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मांग की लोच किसे कहा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहा जाता है। तो किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात ही मांग का लोच है। जब आप एनसीईआरटी उठाइएगा, साफ साफ एनसीईआरटी किताब में इस बात को लिखा गया है कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, याद रखिए, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत के प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को, यानी ऊपर में आपको मांग रखना है, यानी मांग प्रतिशत ऊपर में बोल सकते हैं, याद रखिएगा, और नीचे में उसके परिवर्तन, याद रखिएगा, डेल्टा लगा दीजिए, यानी प्रतिशत हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा बताया गया है कि मांग की कीमत यानी कीमत प्रतिशत,
तो देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाला गया, ये फार्मूला है। वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से जब हम भाग दे देते हैं तब उसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच कहा जाता है। और ये देखिए डेल्टा क्यू, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा बोल सकते हैं, यानी मांग में मात्रा, मांग की मात्रा बोल सकते हैं, मांग की क्या बोल सकते हैं, मात्रा बोल सकते हैं। तो ये क्वांटिटी हो जाएगा, ये उसका प्राइस हो गया। अब इसको हम लोग परसेंटेज, यानी परसेंटेज कैसे लगता है, तो जब हम किसी को 100 से मल्टीपल कर देते हैं तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से उसे मल्टीपल किया जाता है। तो ये इसके फार्मूला है। डेल्टा पी वस्तु की कीमत में परिवर्तन को शो करता है और डेल्टा क्यू वस्तु की मात्रा में परिवर्तन को शो किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी आपके लिए VVI है और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब एक प्रश्न को भी हम लोग जान लेते हैं। जब हमने इतना पढ़ा तो एक प्रश्न को भी तो देखना जरूरी है कि सर कैसे प्रश्न को बनाएंगे हम। तो देखते हैं प्रश्न पे आते हैं। ये NCERT का उदाहरण 2.2 है। ये देखिएगा प्रश्न क्या है कि मान लीजिए कि 5 रुपये प्रति केले के भाव पर एक भोक्ता 15 केले खरीदता है। यहाँ पे देखिए गया कि कीमत कितना दिया गया है 5 रुपये, और 5 रुपये में कितना खरीदा, 15 खरीदा। जब कीमत 7 रुपये प्रति केला हो गया तो 7 रुपये प्रति केला यानी एक केले का दाम 7 रुपये हो गया, उसके भाव से वो 12 केले खरीदता है, याद रखिएगा। अब कहा गया है कि उसकी मांग घटकर 12 हो गई। मांग कितना घट के हो गया, पहले 15 खरीदता था, कीमत बढ़ गया, अब उसका मांग घट के 12 हो गया। अब केलों के लिए मांग की लोच ज्ञात करें। हमसे यहाँ पे साफ साफ पूछा गया है कि मांग की लोच ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को अब यहाँ पे देखिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए पहले प्रतिशत परिवर्तन करना होगा। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे होगा, तो डेल्टा क्यू निकालेंगे कैसे, तो याद रखिएगा Q2 में से Q1 को अगर माइनस करेंगे, यानी इसमें से 12 में से 15 को माइनस करेंगे तो वो डेल्टा क्यू निकलेगा। याद रखिएगा डेल्टा क्यू निकलेगा। और तो ये पहले तो यहाँ पे कितना मिल गया, हमें 3 मिल गया। अब यहाँ पे Q1 से इसे डिवाइड कर देंगे तो Q1 हमारा कितना है 15। तो यहाँ पे हमें अब इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा इंटू 100। 3 से करेंगे तो 1/5 इंटू 100। देखिएगा यहाँ ध्यान से कितना प्रतिशत हो गया, 20/50 20% हमको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे हमें कितना मिला, देखिए 20। अब देखिए 12 में से 15 घटाएं तो ये तो माइनस में आएगा, -3 आएगा ना, 3 नहीं होगा, बोल सकते हैं -3 होगा यहाँ पे। तो -20% यहाँ पे हमको मिला। दूसरा हम इसको घटाते हैं, P2 में से P1 को घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। अब ये 2 और 2 बटा कितना होगा 5 इंटू में फिर यहाँ भी 100 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो फिर हो जाएगा हमारा 20 दूनी 40% हमारा यहाँ हो गया। अब इन 40% और 20% को अब हमको मांग की लोच निकालना है। तो मांग की लोच कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा यानी ऊपर में हमको क्या रखना है, मांग मात्रा रखना है, मांग की मात्रा, नीचे में उसकी कीमत को रखना है। कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 को डेसिमल में करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकलेगा। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से इस प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो काफ़ी आसानी से हम लोग मांग की लोच निकाल सकते हैं। बस आपको ये फार्मूला याद रखना होगा कि उसकी फार्मूला क्या होती है। तो मांग की कीमत निकालने के लिए उसके मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। अब है मांग की लोच के अलग अलग श्रेणी है, डिग्रीज है। मांग की लोच के अलग अलग प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक दिया गया है सापेक्ष लोचदार मांग, एक दिया गया है सापेक्ष बेलोचदार मांग, एक दिया गया है इकाई लोचदार मांग, एक दिया गया है पूर्ण बेलोचदार, और एक दिया गया है पूर्ण लोचदार मांग। ये सभी को हम लोग याद रखिए। यहाँ से भी आपके एग्जाम में MCQ पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है। कहा गया कि सापेक्षता लोचदार किसे कहा जाता है, तो जिसका डिमांड जो होगा वो 1 से अधिक होगा। जब डिमांड 1 से अधिक होगा वो सापेक्ष लोचदार होगा। डिमांड जो होगा 1 से कम होगा, डिमांड जो होगा 1 से क्या होगा, कम होगा, वो बेलोचदार होगा। याद रखिएगा डिमांड 1 से कम होगा
चाहे वो जीरो हो वो भी बेलोचदार होगी, यानी एक से कम जितने भी होगा वो सब बेलोचदार होगा। लेकिन बेलोचदार दो पढ़ना है, एक पढ़ना है सापेक्ष, एक पढ़ना है पूर्ण। तो पूर्ण कब होगा? जब डिमांड जीरो के बराबर होगा। जब डिमांड हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा तो वो पूर्ण बेलोचदार होगा, और जब डिमांड हमारा एक से कम रहेगा तब वो सापेक्ष बेलोचदार होगा। इकाई लोचदार किसे कहते हैं? जब डिमांड हमारा इकाई के बराबर होगा। जैसे हमने पिछले प्रश्न में बताया था, अगर यहाँ हमारा एक आ जाता, मांग की लोच एक आ जाती, तो उसे हम लोग इकाई कहते हैं। दूसरा बताया गया है पूर्ण लोचदार मांग किसे कहा जाता है? जब डिमांड जो होगा वो इन्फिनिटी का अनंत के बराबर हो जाएगा, डिमांड हमारा अनंत के बराबर हो जाएगा, तब उसे हम लोग पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक, देखिए एक चीज और याद रखिएगा, इन सारे चीजों को हम लोग ग्राफ, यहाँ से भी प्रश्न आपको यहाँ पे भी बनवाए जाएंगे, लास्ट में इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं, ये पांचों से आपको एक एक प्रश्न अभी बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर एक बार देखिएगा क्या दिया गया है यहाँ पे। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक, मांग की लोच को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं? जिस तरह से हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पर भी इसको प्रभावित करने वाले कारक है। कौन है? वस्तु की कीमत, वस्तु की प्रकृति पे डिपेंड, यानी वस्तु कैसा है, वस्तु के नेचर पे डिपेंड होता है, तभी मांग की लोच उसे प्रभावित करती है। स्थापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, आय का स्तर, कीमत स्तर, समय अवधि, स्वभाव और आदत, व्यय की राशि और वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग यानी ऑप्शनल यूज पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है। ये सारे जो हैं वो आपकी मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी वस्तु कैसा है उसी अनुसार हम उसकी मांग को रखते हैं। वस्तु अगर हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है तो अगर उसकी कीमत बढ़ती भी है तभी उसे हमें खरीदना पड़ जाता है। दूसरा है कि वस्तु की स्थापन्न वस्तुएं, स्थापन्न वस्तुएं में हमने पढ़ा था कि चाय कॉफ़ी के बदले हमने चाय प्रयोग में ला दिया, तो हमारा उसका दूसरा अल्टरनेटिव यूज क्या है ये देख लेते हैं। तीसरा है आय, कीमत बढ़ रहा है हमारी कि हमारी आय घट रही है, उस पर भी मांग डिपेंड करता है। कीमत, वस्तु की कीमत क्या है, समय क्या है, स्वभाव एवं आदत है, व्यय की राशि है, कितना आप खर्च कर रहे हैं, और वस्तु का ऑप्शनल यूज है, ऑप्शनल प्रयोग यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये सारे जो है वो मांग को की लोच को प्रभावित करने वाले क्या हैं? कारक हैं। मांग की लोच को मापने की रीतियां, मांग की लोच को 3 रीतियां से नापा जाता है और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप भी याद कर लीजिए, हर साल ये सवाल पूछा गया है यहाँ से। तो पहला है प्रतिशत रीति, इसी को अनुपातिक रीति भी कहा जाता है, प्रतिशत रीति को अनुपातिक रीति भी कहा जाता है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। दूसरा है आपसे एमसीक्यू में पूछा गया है कि प्रतिशत रीति को हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं, उसे हम लोग आनुपातिक रीति भी कहा जाता है। ज्यामिति या बिंदु रीतियां और एक है कुल व्यय रीति, ये तीनों रीति आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। पहला है प्रतिशत रीति में क्या है, तो प्रतिशत या अनुपातिक रीतियां, इस रीति का प्रतिपादक प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। यानी कहा गया है कि इसके बारे में, प्रतिशत रीति के बारे में यानी प्रतिशत रीति के बारे में सबसे पहले प्रोफेसर फ्लक्स ने लोगों को बताया था प्रतिशत रीति के बारे में। दूसरा है कुल व्यय रीति के बारे में, इसके जो प्रतिपादक है वो प्रोफेसर मार्शल को कहा जाता है। यानी कुल व्यय रीति के बारे में किसने बताया, तो इसके बारे में जानकारी हमें प्रोफेसर मार्शल या डॉक्टर मार्शल ने हमें बताया था। कुल व्यय रीति जो होता है उसका फार्मूला भी दिया गया है, यहाँ से आप कुल व्यय रीति निकाल सकते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कुल व्यय रीति कैसे निकाली जाती है, तो वस्तु की कीमत को वस्तु की मांग से क्या कर दिया जाए, मल्टीपल कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए। यानी वस्तु की कीमत को वस्तु की मांग से अगर गुना कर देते हैं तब उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कुल व्यय रीति निकाल सकते हैं। अब याद रहे, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था पहले, यहाँ पर इस सारे के बारे में, इस सभी के बारे में हम लोग डिटेल से अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला है सापेक्ष लोचदार, किसे कहा जाता है, तो अब देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि सापेक्ष लोचदार, हम लोग को अगर एग्जाम में मांग की लोच निकालनी होगी कि सापेक्ष लोचदार मांग निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे वस्तु की कीमत दिया गया है 5 रुपया, वस्तु की मांग दी गई है 10, यानी 5 रुपया में 10 बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे वस्तु की कीमत घटा दी गई, 5 रुपया से अब 4 रुपया हो गया, मांग क्या हो गया, बढ़ गया।
तो कहा गया है कि मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो आनुपातिक परिवर्तन निकालते हैं का मतलब हो गया डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू बराबर होता है Q2 माइनस Q1। अब यहाँ पे देखिए Q2 कौन है हमारा 15, और 15 में से 10 घट गया, कितना बचा 5 बचा। दूसरा आते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होगा, तो P2 माइनस P1 हो जाएगा हमारा। अब इसका अनुपातिक क्या हो जाएगा देख लेते हैं, तो दिया गया 5, 4 में से 5, तो कितना बचेगा -1 बचेगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब इसके अनुपात को, तो यहाँ पे अनुपात क्या होगा 5 और बटा में 10, और इसका अनुपात क्या हो जाएगा -1 बटा में 5 हो जाएगा। अब कहा क्या गया है, तो मांग का जो अनुपात होगा वो कीमत के अनुपात से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए दोनों में बड़ा, 5/10 को अगर क्रॉस काटा जाए तो 1/2 आएगा। आप ही बताइए 1/2 और 1/5 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 1/2 हमारा क्या है ज़्यादा है, और 1/5 हमारा क्या है कम है। इसका मतलब हो गया, और 1/2 हमारा क्या मिला था, क्वांटिटी मिला था, मात्रा यानी मांग मिला था। तो मांग का अनुपात क्या होगा, कीमत के अनुपात से जब ज़्यादा होगा उसी को सापेक्ष लोचदार मांग कहा जाता है। आपको आसानी से समझ में आ गया। और इसका जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक चिन्ह, कीमत का जो चिन्ह होगा, देखिए कीमत का चिन्ह क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए, और मांग का संबंध सूचित करता है, मांग के ऋणात्मक संबंध को, यानी माइनस का अर्थ हो गया कि यह हमें ऋणात्मक सूचित करता है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा आसानी से कि किस तरह से हम लोग सापेक्ष लोचदार मांग निकालते हैं। नेक्स्ट है कि सापेक्ष बेलोचदार मांग। यहाँ पर भी हम उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। वस्तु की कीमत दे दी गई 10, तो वस्तु खरीदा गया 5। वस्तु की कीमत दे दी गई 2, वस्तु खरीदा गया, यानी अब इसकी कीमत घट गई, तब हमने ज़्यादा खरीद लिया। अब फिर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, तो डेल्टा क्यू निकालते हैं। डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा, Q2 माइनस Q1। क्या होगा Q2 5, और 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है। दूसरा आते हैं डेल्टा पी पे आते हैं, ये क्या होगा P2 माइनस P1 हो जाएगा। देखते जाइए कैसे बनता है। P2 हमारा कितना है 2, और 2 में से 10 गया, तो कितना होगा -8 होगा। अब इसके अनुपात, तो 1 यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, और इसका अनुपात क्या होगा 1 यहाँ 8/10 होगा। इसको अगर किया जाए तो कितना होगा -4/5 होगा। -4 क्या होगा 5। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, एक का आया 1/4, दूसरे का आया -4/5। माइनस को हटा दीजिए, माइनस का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आया आपका 4/5। अब इसमें बड़ा कौन है, तो कहा गया है कि बड़ा कौन हो गया आपका, कीमत बड़ा हो गया, यानी कीमत का अनुपात क्या हो गया, अनुपात का परिवर्तन मांग के अनुपात के परिवर्तन से ज़्यादा होगा। कैसे करेंगे, देखिए ये इधर जाएगा तो 5, और ये 4 चौका कितना हो जाएगा 5, और 4 चौका ये कितना हो गया 16 हो गया। आप अगर मैथ थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा, इस चीज़ को आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। 1/4 बड़ा है कि 4/5 बटा है। माइनस साइन के पीछे आप नहीं जाइएगा, माइनस उसके ऋणात्मक चीज़ को बताता है, माइनस यहाँ पे ऋणात्मक संबंध को बताता है। याद रखिए, कीमत और मांग के ऋणात्मक संबंध को बताएगा माइनस। तो माइनस नहीं सोचिएगा, नहीं तो माइनस सोचिएगा तब तो आपका 5 बड़ा हो जाएगा। तो माइनस नहीं सोचिएगा, यहाँ पे माइनस उसके ऋणात्मक के बारे में बताता है, माइनस होगा नहीं वहाँ पर। चलिए, तीसरा है इकाई लोचदार मांग का उदाहरण। यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। कीमत कितना है 10, पहले कीमत था 10, वस्तु की मांग थी 100, अब हो गया कीमत 15, यानी यहाँ पे कीमत बढ़ गया, वस्तु की मांग क्या हो गई घट गए। अब यहाँ पे फिर निकालते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू बराबर Q2 माइनस Q1। उसी तरह से सब में हम लोग करेंगे, तो 2 में से कितना, यानी 50 में से 100 घट जाएगा, -50 होगा। अभी हमने बताया माइनस उसके ऋणात्मक को बताता है। चलिए आगे दूसरा आ जाते हैं, डेल्टा पी के बारे में आता है। डेल्टा पी बराबर क्या होगा P2 माइनस P1 हो जाएगा हमारा। P2 कितना है हमारा 15 है, P1 कितना है हमारा 10 है, ये हो गया हमारा 5।
अब इसका अनुपात तो 50 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और यहाँ 5 बटा कितना हो जाएगा 10। अब इसको कट करेंगे, 50 को 100 से करेंगे 1/2 और यहाँ भी कट करेंगे 1/2। अब यहाँ पे आप बताइए दोनों का अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। तब इसे इकाई लोचदार कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, इकाई लोचदार कहा गया। दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम लोग इकाई लोचदार, सापेक्ष बेलोचदार, सापेक्ष लोचदार निकालते हैं। इस चीज को जरूर, ये लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, पूर्ण बेलोचदार। पूर्ण बेलोचदार कब होगा, तो अब यहाँ पर भी हम लोग समझते हैं। पहली बात तो पूर्ण बेलोचदार के बारे में बताया गया है कि इसका अनुपात 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखते हैं 0 कैसे आता है कि नहीं आता है। दूसरा दिया गया है कि जब हम लोग पूर्ण बेलोचदार का ग्राफ जो बनाते हैं तो ये वाई एक्सिस का पैरेलल होता है, ये चीज़। और यहाँ से सवाल पूछा गया है कि किस मांग में, किस लोच में, यानी किस लोच में जो हमारा डिमांड जो होता है वो वाई एक्सिस के समानांतर या पैरेलल होगा, और नहीं तो इसके एक्स एक्सिस के लंबवत होगा। लंबवत कहने का मतलब परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस का ये परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस के ये पैरेलल है। याद रखिएगा, ये है इसके पैरेलल और इसके बोल सकते हैं लंबवत या परपेंडिकुलर बोला जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि मांग का अनुपात पी। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जब किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कहा गया कीमत बदल गया लेकिन मांग में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कीमत घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसकी मांग में कोई कमी नहीं हो रही है, तो ऐसी मांग को पूर्णतः बेलोच मांग कहा जाता है। ऐसी मांग को पूर्णतः क्या कहा जाता है, बेलोच मांग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि नमक है, हमारी डेली लाइफ में नमक है, अगर नमक की कीमत बढ़ती हुई रहेगी, क्या हम नमक खाना छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नमक हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, पूर्ण बेलोच कहा जाता है, यानी कीमत बढ़ने पे मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग को डेल्टा क्यू निकालना होगा, Q2 माइनस Q1 हमें देखना होगा। तो देखिए घटाइए 100 में से। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला कि कीमत बढ़ेगी या घटेगी, मांग में कोई कमी नहीं आएगा। तो पहले 10 रुपये में, यानी कीमत 10 था, मांग था 100, अब कीमत 19 हो गया, अभी भी मांग कितना है, 100 ही है, यानी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे 100 में से 100 घटा दिए, 0 हो गया। अब आते हैं कीमत वाले में, P2 माइनस P1, P2 में से P1 घटा देंगे, 19 में से 10 चला जाएगा तो 9 बचेगा। अब इसका अनुपात क्या होगा, तो 0 बटा कितना हो गया हमारा 100, और इसका अनुपात 0 बटा 10 होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 0 बटा 100 और 9 बटा 10। तो जनरली क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा जो डिमांड है, जो हमारा मांग है, वो कितना हो गया, तो मांग का अनुपातिक परिवर्तन क्या हो रहा है यहाँ पे, शून्य। क्योंकि किसी भी नंबर से, यानी 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही होता है। अगर ऊपर में 0 है और उसको किसी भी नंबर से हम भाग लगाते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि मांग का अनुपातिक परिवर्तन इसमें क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो वो पूर्ण बेलोचदार होगा। चलिए आज का लास्ट है ये मांग की लोच से, ये लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं। पूर्ण लोचदार मांग कब होगा, जब कीमत क्या होगा, 0 हो जाएगी। जब कीमत क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कीमत में परिवर्तन। लिखा गया है कि वस्तु की कीमत 10 रुपये था तो वस्तु की मांग 100 रुपये थी। अब वस्तु की कीमत उतना ही रहता है, अब उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, हमारी यूटिलिटी बढ़ गई, हमारा यूज करने की उपयोगिता जो है वो बढ़ गई। पहले 10 रुपया मिलता था, 100 खरीदते थे, अभी भी 10 रुपया मिल रहा है, लेकिन अब हम सोचे कि नहीं, हम 100 नहीं, अब हम 120 खरीदेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, घटा देंगे, कितना होगा, 120 में से 100 चला जाएगा, बचेगा हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा, और इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 20 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मांग। अब कीमत के बारे में जान लेते हैं। तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा,
तो 10 में से 10 चला गया, कितना बचा 0, और इसका अनुपात कितना 0/10। तो कहा गया कि जब पूर्ण लोचदार में क्या होता है, जब कीमत का अनुपात क्या होगा 0 के बराबर होगा, और जब 0 के बराबर होगा तब इसका जो डिमांड जो होता है, याद रखिएगा, वो इन्फिनिटी होता है। इसका डिमांड क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। और यह जनरली जो बताया जाता है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा लोच जो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल या समानांतर होता है, तो बोल सकते हैं कि पूर्णतः लोचदार जो मांग होती है वो एक्स एक्सिस के समानांतर या पैरेलल होता है, या इसे बोला जा सकता है कि वाई एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है। वाई एक्सिस पे लंबवत बोल सकते हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और ये जनरली इसका मांग जो होता है पूर्ण लोचदार की जो मांग होती है वो अनंत के बराबर होता है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न काफ़ी वीवीआई हैं। यहाँ बताया गया है कि पूर्ण लोचदार, और यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के क्या है, समानांतर है। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे और उसके एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।